आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी की 75वीं साल के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के सम्राट मुल्क के तमाम 130 करोड़ शहरियों को पहुंचाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़रीब का आगाज़ किया है, जिसमें मुल्क की तमाम रियासतें शिराकतदार हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने देहातों के सरपंचों और स्कूल के असातिज़ा से ख्वाहिश की कि वह अमली तौर पर इन तक़रीब में हिस्सा लेते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव को कामयाब बनाने में अपना रोल अदा करें। कल मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक़्क़िद होने वाले इजलास में मुकम्मल प्रोग्राम को क़तइयत दी जाएगी, किशन रेड्डी ने कहा। आज 15 अगस्त के दिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जनता को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया है, जो आज़ाद के अमृत संदर्भ में जो आने वाले दिन में काम होना चाहिए, इसके बारे में सभी स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर हम केंद्र सरकार इंक्लूडिंग हर ग्राम पंचायत के सरपंच भी इसमें इन्वॉल्व होना है। हर गांव के हेडमास्टर लेके टीचर तक, हर गांव के सभी स्टूडेंट्स, सभी देश के 130 करोड़ जनता इसमें भागीदार होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इसका महोत्सव, आज़ाद अमृत महोत्सव का एक कमेटी गठित हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है। उसमें सभी राजनीतिक दल, सभी मुख्यमंत्री, सभी प्रमुख लोग इसमें इस कमेटी में मेंबर्स है। एक और एक कमेटी है आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नेतृत्व में नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ आज़ाद की अमृत महोत्सव का एक कमेटी है। उस कमेटी का मीटिंग कल 5 बजे दिल्ली में होने वाला है। इस कमेटी में जो प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से जो भाषण दिया है देश को संबोधित करते हुए, उस विषय पर भी हम क्या क्या प्रधानमंत्री बोले हैं, क्या क्या काम शुरुआत करना है, कब कब करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये 2 साल में क्या क्या होगा, कैसे लोगों को कार्यक्रम में भागीदार होना चाहिए। जो आज़ाद का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री बोले हैं, ये सरकार का फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, जनता का फेस्टिवल होना चाहिए। सरकार अधिकारियों का भागीदारी से कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, जनता का भागीदार, उसके साथ साथ अधिकारियों के साथ जनता का भागीदार होना चाहिए। ऐसा ये आज़ाद के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। जो आज का नौजवान है, जो आजकल जो पीढ़ी है, वो देश के आज़ाद के संदर्भ में जो बलिदानी है, जो स्वतंत्र सेना ने जो संघर्ष किया है, वो सभी लोगों का हिस्ट्री। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना भवन में पार्टी की आमेला और पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और काउंसिल और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में दलित बंधु स्कीम को कामयाबी के साथ रूबमल लाने और उसमें पाई जाने वाली खामियों को दूर करने का जायज़ा लेने के अलावा रियासत भर में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में कमेटियां तश्कील देने का जायज़ा लेते हुए सदर TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई एक हिदायतें दी। रियासती तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले नलगुंडा में ट्रैवल्स की बस सड़क पर रुकी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे में 3 मुसाफिर हलाक और करीब 15 लोग जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक ओंगोल से हैदराबाद जाने वाली बस चिंतालापल्ली हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। मरने वालों की शनाख्त मल्लिकार्जुन, नागेश्वर राव और जय राव के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक प्रकाशम और गुंटूर ज़िले से बताया गया है। जख्मियों को इलाज के लिए मिर्यालगुड़ा के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव के हल्के सिद्दीपेट में आज सुबह ज़िला जून में सड़क हादसा पेश आया। एक नौजवान अपने अफराद ख़ानदान के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि उसने अपनी मोटरसाइकिल को दरख्त से टक्कर मार दी। इस हादसे में बीवी और बच्चों को चोटें आईं। वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव, जो इस रास्ते पर सफ़र कर रहे थे, फौरी मदद के लिए आगे आए और अपने कारवान के काफ़िले को रोककर ज़ख्मी नौजवान की मदद की और अहले खाना को एम्बुलेंस के ज़रिए सिद्दीपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इलाज के लिए रवाना कर दिया।
वजीर फाइनेंस हरीश राव के इस इंसानी हमदर्दी और उनके इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। वाला सर मेरे ఆయన బైక్ నేస్తుండు ఫ్యామిలీతో అలా మొత్తం పడిపోయినాడు చెట్టుకు. ఎందుకు ఆగారు? ఎవరు ఆగింది ఇక్కడ? ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ గారు, హరీష్ రావు గారు ఏం చేశారు? 2 ఏళ్ళు ఆనందం చేసి వాళ్ళని హాస్పిటల్ తీసుకోమని. सदर तेलंगाना वाईएसआर पार्टी वाईएस शर्मिला रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने और जिन नौजवानों ने मुलाजिमत न मिलने की वजह से खुदकशी कर ली उन्हें खिराज पेश करने के लिए हर मंगल को एक रोज़ा हड़ताल मुनज़्ज़म कर रही हैं। इस सिलसिले में वाईएस शर्मिला ने आज आदिलाबाद ज़िले के मंचरियाल में एक रोज़ा दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में जल्द अज जल्द एलामिया जारी करें। कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डॉक्टर श्रवण कुमार ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के साथ फिर एक मरतबे धोखा दिया। वाज़ेह किया उन्होंने कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीसी कमीशन में मुसलमानों के नुमाइंदों को शामिल न करते हुए मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की, जबकि कांग्रेस दौर इक़्तिदार में मुसलमानों को BCE ज़ुमरे में लाते हुए मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये मुसलमानों को और अक़लियतों को सिर्फ़ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मुसलमानों को शेरवानी, बिरयानी और कुर्बानी की हद तक महदूद कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मुसलमानों की तरक्की और फलाह में दिलचस्पी रखती है। श्रवण कुमार ने वजाहत की। मुसलमान भाइयों और बहनों, फिर एक बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव मुसलमान को धोखा दिया। आज मुझे जीवो नंबर 240 बीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए ये जीवो निकाले थे। मुझे खुशी हुई वकलाभरणम कृष्णमोहन को, उपेंद्र को, शिवप्रत पटेल को और किशोर गौड़ को उसमें शामिल करते हुए ये कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मैं ये पूछना चाहता हूं केसीआर साहब से, मुसलमान ने क्या गुनाह किया? बीसी कमीशन में मुसलमानों को क्यों दर्जा नहीं दिया? BCE कैटेगरी बना करके कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन देते हुए मुसलमान को BCE कैटेगरी दर्जा देते हुए उनको भी एक अहमियत दी थी। फिर बीसी कमीशन में मुसलमान को क्यों दर्जा नहीं दिए? पिछले 7 साल से मुसलमानों को गुमराह कर रहे, उन सिर्फ वोट डालने का एक मशीन बना दिया मुसलमानों को। 4 महीने में 12% रिजर्वेशन देता बोला, धोखा किया। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल स्टेटस दिए देता हूं बोला, धोखा किया। वक्फ बोर्ड की जायदाद को बचाता हूं बोला, धोखा किया। माइनॉरिटी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फंड्स देता हूं बोला, धोखा किया। माइनॉरिटी युवाओं को लोन्स देता हूं बोला, धोखा किया। ना नौकरी देते हो, ना स्किल डेवलपमेंट करते हो, ना वक्फ बोर्ड जायदाद को बचाते हो। आखिरी में बीसी कमीशन में भी मुसलमान को दर्जा नहीं मिलता क्या? ये कैसी सियासत है? सिर्फ मुसलमान केसीआर को बिरयानी, शेरवानी, कुर्बानी के लिए काम आ रहे हैं।
ध्यान से सोचो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, कैसे हम लोगों को गुमराह करके, हमारी वोट पा करके हमारे को कैसा धोखा दे रहा है केसीआर साहब, सोचो। तेलंगाना की मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस पर प्रगति भवन के महासरे की कोशिश की। PDSU PYL तंजीमों के इस अचानक एहतजाज के नतीजे में कैंप ऑफिस के करीब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस ने उन तंजीमों के लीडरों और कारकुनों को रोक दिया। इस मौके पर हाथों में प्लेकार्ड्स और झंडी लेकर कैंप ऑफिस पहुंचे मुजाहिरीन ने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जॉब कैलेंडर की इजराई के साथ साथ बेरोज़गार नौजवानों को अलाउंस फराहम किया जाए। इन मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर वहां मौजूद चौकस पुलिस ने इन मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के 4846 इलाका जात और कॉलोनियों में कोरोना वैक्सीन देने की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में दूसरे रोज़ भी घर घर पहुंचकर और मोहल्ले में एक सेंटर क़याम करते हुए वैक्सीन देने के इक़दाम कामयाबी के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में कल जिन इलाका जात में वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए उनमें सबसे ज़्यादा टोली चौकी और कुकटपल्ली का इलाका रहा, जबकि पुराने शहर के कई इलाके जात में भी लोग कतार में खड़े रहते हुए वैक्सीन ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पहले रोज़ ग्रेटर हैदराबाद में 18,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीन लिया। ये मुहिम मज़ीद 8 दिन तक जारी रहेगी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG की तालिबा ने खुदकशी कर ली। उसने अपने हॉस्टल के रूम में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मरने वाली की शनाख्त पेद्दापल्ली ज़िले के श्री रामपुर की मोनिका के तौर पर हुई है। गच्चीबौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। खुदकुशी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के वक्त तेलंगाना दौलतमंद रियासत थी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि तेलंगाना दूसरी रियासतों को क़र्ज़ फराहम करेगी, लेकिन आज तेलंगाना मुल्क भर में सबसे ज़्यादा कर्जदार रियासत बन गई है। आज मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने चंद प्रोजेक्ट्स के नाम पर कर्ज़े हासिल करते हुए रियासत को ज़बरदस्त कर्ज में डुबो दिया है। ये केंद्र सरकार जो अलग अलग स्टेट का सरकारों से तुलना नहीं कर सकती। केसीआर जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक्सेस बजट था, सरप्लस बजट था। वो खुद बोले हैं हम बहुत डेवलप्ड स्टेट है, हमारे पास सरप्लस बजट है, हमारे को दूसरे प्रांतों को हम पैसा देंगे, इतना बड़ा डेवलप्ड स्टेट है ऐसा बताएं। पर आपको जो छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से तेलंगाना को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, कभी कंपेयर नहीं हो सकता। इसीलिए आप तेलंगाना को सारी देश को कंपेयर करके हम विकास हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। अपना देश 7 साल में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, वो रोड्स के विषय पर भी हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, किसान के विषय पर भी हो। 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, 2 सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज 130 कंपनियां सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है। आज 7 साल पहले कितने नेशनल हाईवेज थे, आज कितना हाईवेज हुआ। 7 साल में गरीबों का बैंक अकाउंट कितना था, आज कितना बैंक अकाउंट हुआ है। 7 साल पहले MSP किसानों के लिए कितना मिलता था, आज कितना मिलेगा। ये तुलना करिए। खाली आपको तेलंगाना में आप आने का बाद कुछ नहीं किया, आप पूरा कर्ज लाकर देश को एक देश। रियासत महाराष्ट्र से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल की बस उलट गई। इस हादसे में करीब 5 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले आदिलाबाद इचोड़ा के मुकाम पर उस वक्त पेश आया जब नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस के ड्राइवर ने बस पर अपना काबू खो दिया।
और बस नेशनल हाईवे पर उलट गई। यह हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। मालूम हुआ कि हादसे के वक्त इस बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 5 जख्मी हो गए। उन तमाम को इलाज के लिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि ड्राइवर नींद के गलबे में था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और वज़ीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की हिदायत दी कि रियासत भर में सरकारी व खानगी स्कूल्स की 21 सितंबर से दोबारा कुशादगी अमल में लाने के सिलसिले में इक़दाम करें और 30 अगस्त तक तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को सैनिटाइजेशन करने के इक़दाम करें। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर भी उनके साथ मौजूद थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने रेलवे, कौमी शाहराहों जैसे कई सरकारी असासों में निजी शोबे को शिराकतदार बनाने के मरकज़ी हुकूमत के मंसूबे पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अवाम की मेहनत से बनी मुल्क की करोड़ों रुपए की जायदाद ये हुकूमत अपने दोस्तों के हवाले कर रही है। मिसेस प्रियंका वड्रा ने ट्वीट किया, आत्मनिर्भर का जुमला देते देते पूरी हुकूमत को ही अरबपति दोस्तों पर मुनहसिर किया गया। सारा काम उन्हीं अरबपति दोस्तों के लिए, तमाम सरकारी मुलाक उन्हीं के लिए है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क ने जो दौलत बनाई है उसे मोदी हुकूमत दोस्तों के दरमियान लुटा रही है। मिसेस वड्रा ने कहा, यह सरकार 70 वर्षों में मुल्क के अवाम की मेहनत से बनाई गई लाखों करोड़ों की इमलाक अपने अरबपति दोस्तों को दे रही है। काबिल गौर है कि वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने पीर को कौमी मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हुए कहा कि इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ कुछ असासों में आइंदा 4 साल में प्राइवेट हाथों को हिस्सेदार बनाकर 6 लाख करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नेशनल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट की रिपोर्ट में यह बात बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क तीसरी लहर माह सितंबर में आ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि बच्चों पर इस तीसरी लहर के दौरान ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई बायोलॉजिकल बुनियाद नहीं मिली है। दरअसल नेशनल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट इदारे के ज़रिए कोरोना मामले को लेकर लगातार तहक़ीक़ की जा रही है और इसके तहत जहां एक तरफ इस तहक़ीक़ में ये जानने की कोशिश की जाती है कि ख़तरा अभी कितना बरक़रार है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत को इससे मुताल्लिक़ अहम सलाह भी दी जाती है। डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट ने अपने 55 सफ़ात की एक रिपोर्ट तैयार की है जो हुकूमत को दी गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।